हाय बच्चों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम फिज़िक्स का तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ऑप्टिक्स में जो हमारा लाइट पेपर चल रहा है उसमें हम लोगों का प्लेन मिरर चला था। प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने देखा कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है, उसके साथ साथ प्लेन मिरर में और सी कुछ घटनाएं प्रकाश की होती थी और उनके बारे में हम लोगों ने सीखा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं पहले तो उसे देख लीजिए। और उससे भी पहले हमने एक वीडियो बनाया था हिस्ट्री ऑफ लाइट का, यानी लाइट का इतिहास कैसा रहा है और वो किस तरह से धीरे धीरे विकास करते गया, और यानी कि पहले के वैज्ञानिक का दृष्टिकोण क्या था और धीरे धीरे ये दृष्टिकोण कैसे बदलते गया और कैसे कैसे लाइट के क्षेत्र में बहुत सारे विकास हुआ, आविष्कार हुआ और धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ता चला गया। इस प्रकार से इतिहास हमने बताया है लाइट्स का। आगे हम लोगों ने दूसरा प्लेन, जैसा कि हमने अभी तुरंत कहा आपको कि प्लेन मिरर पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोगों का है एस्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण के बारे में। तो आज इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले हम एक पॉइंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में रह गया था, प्लेन मिरर में एक पॉइंट था जो कि आप नोट कर लेंगे। अगर आप प्लेन मिरर पढ़ते हैं तो उसके नेक्स्ट पॉइंट में आप उसे नोट कर लेंगे, जिसमें पॉइंट था जिसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का हमने दिखाया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को मान लेते हैं ऐसा प्लेन मिरर में। हमने देखा था कि अगर ये प्लेन मिरर है, सपोज दैट ये प्लेन मिरर है और इस पर आप लाइट दीजिए, ये क्या है? आपतित किरण है। ध्यान रखिए, इसको फिक्स्ड कर दीजिए। ये क्या है? सोर्स है, यह प्रकाश का सोर्स है। और ये प्रकाश आने के बाद फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये हो गया परावर्तित, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। अब हमने बताया था कि यहाँ से प्रकाश चलती है और यहाँ को चली जाती है, तो इस पर एक अभिलंब भी हमने खींचा था। ठीक है, अब इसमें एक रूल्स या एक गुण और भी आप देखिए कि अगर इस मिरर पर प्रकाश आया और परावर्तित होके चला गया, और अगर ऐसा किया जाए कि मिरर को ऐसे घुमाया जाए, थीटा एंगल से घुमाया जाए, तो मिरर को अगर आप थीटा एंगल से घुमा देंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे, यानी आपतित किरण को कांस्टेंट ही रखेंगे, तो अगर मिरर को आप ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, इस तरह से आप ऐसे थीटा कोण से घुमा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा। ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा कोण से आपने मिरर को क्या किया? ऐसे घुमा दिया। आपने मिरर को ऐसे घुमा दिया। तो जब मिरर ऐसे घूमेगा तो प्रकाश का जो ये वाला भाग है, परावर्तित किरण है, ये भी अपने पथ से विचलित हो जाएगी। यानी जो रास्ता था उसका, उसमें इसके साथ, माने इससे ये वाला पथ बन जाएगा, इधर से इधर को आ जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ पर थीटा कोण बनाएगा तो ये वाला जो है 2 थीटा एंगल से घूमेगा, यानी इससे 2 गुना से घूमेगा। आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि इसी पर नियम है कि यदि किसी प्लेन मिरर पर किसी किरण को आपतित किया जाए तो एक किरण परावर्तित होती है, लेकिन जब मिरर को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण भी 2 थीटा, यानी मिरर को जितना मूव करेंगे डिग्री से, उसके 2 गुने एंगल से इसका परावर्तित किरण घूमेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं इसको कि जब किसी मिरर पर प्रकाश को आपतित किया जाता है तो परावर्तित हो जाती है, लेकिन जब मिरर को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण भी थीटा कोण से
मूव कर जाती है, यानी अपने पथ से घूम जाती है। तो ये एक पॉइंट था जो आपका बचा हुआ था प्लेन मिरर में। चलिए इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण में, यानी एस्फेरिकल मिरर में। एस्फेरिकल मिरर को हमने पहला वीडियो में भी दो भाग में बांटा था, यहाँ पर फिर हमने एस्फेरिकल मिरर को ले लिया है और हमने दो भागों में बांट दिया। एक को हमने नाम दिया है उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं अपसारी दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायवर्जिंग मिरर। याद रखिएगा कि लेंस में यह चेंज हो जाता है, जो अपसारी है वो अभिसारी हो जाएगा और जो अभिसारी है वो अपसारी हो जाएगा। क्यों इसका नामकरण ऐसा किया गया है ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिए कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, यानी डायवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता भी है। इसके बाद गोलीय दर्पण का दूसरा पार्ट है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इंग्लिश कॉनकेव मिरर हो गया, इसका दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी, अभिसरित करती है, अभिसारी दर्पण है, जिसको इंग्लिश में कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अब देख चलिए, ये एक गोल है पार्ट, यानी आप सर्किल ले लीजिए। एक सर्किल हमने लिया और इसका जो सर्किल जो खींचा जाता है, यहां से ऐसे आप खींचेंगे सर्किल को, तो जो सेंटर होता है, जो वृत्त का सर्किल का सेंटर होता है, उसको आप सी मान लीजिए। तो निश्चित रूप से यहां से जो रेडियस होगा उसको आपने क्या माना, आर मान लिया, और इस रेडियस का जो आधा होता है, आधा मिडल पॉइंट जो होगा, उसको आपने एफ मान लिया, और यहां पर पी और यहां पर ए आपने माना। तो ये जो जब ये कटेगा, तो अब जब मिरर में बटेगा, ये जब दो भाग में बट के मिरर में बटेगा, तो जो सर्किल का सेंटर होता है, सेंटर किसी भी वृत्त का जो केंद्र होता है, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, यानी वक्रता केंद्र, यानी दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। किसको? जिस सर्किल का वह एक पार्ट होगा। ठीक है। दूसरा जो सीपी होगा, ये सीपी यानी रेडियस, इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे या प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, यानी प्रधान अक्ष भी उसी को कहा जाता है, या वक्रता त्रिज्या भी इसी सीपी को कहा जाता है, यानी रेडियस को कहा जाता है। दूसरा एफ यानी रेडियस का जो मिडल पॉइंट है, उसको प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले ये दो भाग में हम इसको बांट लेते हैं। इस तरह से दो भाग कर देते हैं सेंटर पर से, और इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। एक पार्ट को इधर लिखेंगे और एक पार्ट को इधर लिखेंगे। तो जब हम इस पार्ट को लेते हैं तो ध्यान से देखिए कि ये इस प्रकार से आ जाएगा, आ जाएगा। अब इस प्रकार से आने के बाद ये जो पार्ट होता है, उत्तल दर्पण का जो पार्ट होता है, तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण का जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो परावर्तक सतह के रूप में काम करता है। तो ये वाला पार्ट जो है, ध्यान से देखेंगे, ये यही वाला पार्ट है जहाँ ये आपका C हो जाता है, ये आपका F हो जाता है, और यही है आपका A। जैसा ये है, यही हमने यहाँ पर नामकरण किया है। और ये दर्पण है, इसलिए हम इसके अंदर वाले भाग को क्या करेंगे, कलई कर देंगे। तो ये वाला पार्ट जो इसका होगा, ये परावर्तक सतह के रूप में काम करेगा। ये किसके सतह के रूप में काम करेगा? परावर्तक सतह। यह सतह परावर्तक सतह के रूप में काम करेगा। ये परावर्तक सतह के रूप में काम करेगा। तो अब कोई भी किरण अगर ऐसे आएगी तो वो ऐसे टकरा के उड़ेगी। जैसे आई, ये आपतित किरण, आपतित होगी किरण, और यही किरण टकराने के बाद परावर्तित होगी।
तो ये जो परावर्तित होगी तो जिस निश्चित रूप से ये जब घुमा हुआ भाग है तो उसी को ओर परावर्तित होगी। तो अब आप कल्पना कीजिए कि अगर बहुत सारी किरण इस पर पड़ेगा, अगर इसी चीज़ को हम यहाँ बनाएं कि बहुत सारा किरण इस पर ऐसे ऐसे परावर्तित हो जाएगा, ऐसे ऐसे परावर्तित हो जाएगा, तो ये किरण क्या होगा, फैलेगा। तो जब फैलेगा तो जहाँ फैलेगा इसलिए उसको अपसारी मिरर या डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। यही वजह होता है कि उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो इस पर हमने अभी थोड़ा सा चर्चा की है, आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद चलते हैं अवतल दर्पण के बारे में हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण में अब इस पार्ट को हम ले लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, इस पार्ट को। देखिए जब इसको हम बनाएंगे तो इस भाग को ले लीजिए, तो ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया और ये ही आपका C हो गया, ये वाला पार्ट। अब यहाँ क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को आप कलई कर देंगे, यानी पेंट कर देंगे। तो जब ये यहाँ हमने अंदर वाले भाग को पेंट किया है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ देखिए C, यह क्या है, सेंटर वक्रता केंद्र हो गया आपका, ठीक है ना। तो अब जब ये पार्ट होता है तो यही पार्ट परावर्तक सतह के रूप में काम करता है। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो धंसा हुआ पार्ट होता है, जो घुमा हुआ पार्ट होता है, वही परावर्तक सतह के रूप में काम करता है। परावर्तक सतह, ये क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। तो इसका मतलब है कि कोई भी किरण जब इससे टकराएगा, ये क्या होगा, आपतित होगा। आपतित होगा तो ये मुख्य फोकस जो है आपका प्रिंसिपल फोकस, उससे ऐसे मुड़ जाएगी, और ये भी अगर ऐसे किरण जाएगी तो ये किरण ऐसे पास करती है। याद रखिएगा, ये मुख्य फोकस से पास करेगी। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्रकाश जितना भी आएगा उसको एक जगह पर वो केंद्रित कर देगा, यानी एक जगह सेंटर में लाके रख देगा। इसलिए इसको अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने मुख्य रूप से अवतल दर्पण के बारे में चर्चा किया और फिर उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा किया, और इसके बारे में हमने अभी जानकारी दिया है। अब आगे हम लोग स्पेशल अवतल दर्पण को अलग और उत्तल दर्पण को अलग करके पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक बार हम लोग अवतल दर्पण के इस बड़े फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में किस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव, पोल बोलेंगे। ये आपका फोकस है, वो क्या है, अभी आपने देखा था कि वक्रता केंद्र और पोल के बीच का जो ये भाग होता है, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और ये गोलाकार पार्ट जो होता है, ये जिस गोल का भाग होता है उसके सेंटर को वक्रता केंद्र बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इसके बाद इधर जो होगा उसको हम लोग अनंत का नाम देते हैं, इन्फिनिटिव का नाम देते हैं। अब देखिए, ये जो CP है, ये CP को आप कैपिटल R रखेंगे, CP आगे नॉमरिकल में इसका काम आएगा। CP को आप कैपिटल R देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो F है, यानी CF बराबर PF होगा, CF बराबर PF होगा। तो इसको आप स्मॉल r भी आप दे सकते हैं, तो बराबर R हो जाएगा। तो क्या आप इसके बीच का रिलेशन कह सकते हैं कि R/2 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल r। आप इस तरह का संबंध भी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं R बराबर 2R भी कह सकते हैं। इसको F से भी डिनोट किया जाता है। तो आगे हम लोग F से, या फिर कहीं कहीं आपको स्मॉल f से भी इसको डिनोट करता है, R से, इसको स्मॉल f से भी कर सकता है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R/2 बराबर F भी कर सकते हैं, ये R बराबर 2F भी कर सकते हैं। F
यानी इस फोकस को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से एक रिलेशन बन जाता है कि F की जो दूरी है यानी मुख्य फोकस की जो दूरी है पोल से, यह दूरी रेडियस की आधी होती है। यही ये बात कहता है कि मुख्य फोकस की जो दूरी है ध्रुव से यानी इस पोल से, वह इस त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरह से एक संबंध बनता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। चलिए बच्चों, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक्स है जिसके आधार पर आप इसके सारे तथ्य को याद रख सकते हैं। ये एक अवतल दर्पण है जिसके सामने हमने अलग अलग स्थान पर वस्तु को रखा है। ये हेडिंग है अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये चीज़ आपको देखना है और इसे याद भी रखना है। इसको हमने अनंत माना, ये सभी वस्तु है इसलिए इस सब की हाइट क्या है, समान है, एक समान है, लेकिन इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, ये इसको इंडिकेट करेगा। ये हम ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिए, हम इसको आपको याद करवा देते हैं। अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए, अगर वस्तु को ऐसे पहले सीरियल रूप से रखिए, अनंत ये वक्रता केंद्र है और ये हो गया वक्रता केंद्र और अनंत, ये हो जाएगा अनंत अनंत, ये हो गया वक्रता केंद्र, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच इस पोजीशन को मानेंगे। ये तो वक्रता केंद्र ही हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। ये वाला लाइन हो गया वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, ये आपका क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। उसके बाद ये पॉइंट जो है ये मुख्य फोकस और ध्रुव यानी जो पोल है उसके बीच की स्थिति हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा मुख्य फोकस तथा पोल के बीच। ये आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, और यहाँ मुख्य फोकस और यहाँ मुख्य फोकस और पोल के बीच। अब देखिए हम इसको नंबरिंग कर देंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, याद रखिए 1 2 3 4 5 6, और ये जो 6 वाला रहेगा 6 को दर्पण के उधर बना देंगे, 6 का उधर 6 इमेज बन जाएगा। और उसके बाद ये जो 5 के सामने है वो इसको रिवर्स कर देंगे, 1 2 3 4 5, इसको फिर उल्टा लिखेंगे, 5 की जगह 1, 4 की जगह 2, 3 की जगह 3, 2 की जगह 4 और 1 की जगह 5। 6 को उधर लिख देंगे, बाकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख देंगे। अब आप देखेंगे, इसको याद रखेंगे कि अगर वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब, याद रखिए ये वस्तु है और इधर जो बना है वो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। एक बात और बता देते हैं, अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब हो, इधर अगर सामने प्रतिबिंब हो तो इसको वास्तविक बोलते हैं, वास्तविक बोलेंगे, और हमेशा उल्टा बनेगा, उल्टा। दर्पण यानी कि जिधर से प्रकाश जाएगी, अगर उधर की ही ओर प्रकाश लौटती है और कहीं प्रतिबिंब बनाएगी तो वो हमेशा वास्तविक बनेगा और उल्टा होगा, ठीक है। और जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो ये हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। तो आप देखिएगा कि 1 नंबर जब अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 1 1 1 यानी F पर, यानी अनंत वाला का प्रतिबिंब 1 पर बनता है जो कहां है, मुख्य फोकस पर।
तो मुख्य फोकस पर अगर प्रतिबिंब होगा तो ये बहुत सूक्ष्म होगा, यानी बिंदु के समान प्रतिबिंब बनेगा और बहुत छोटा होगा, जो क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। क्लियर। फिर जब वस्तु को हम आगे खिसकाते हैं और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, यानी 2 नंबर पर है, तो इसका प्रतिबिंब अब फोकस से आगे बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होगा, तो ये भी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही होगा, वस्तु से छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है। क्लियर। फिर आगे आएंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो यहां पर प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के समान होगा, यानी प्रतिबिंब वस्तु के समान, यानी जितना ये लंबाई है इतनी ही लंबाई इसकी भी है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए 3 नंबर वाला 3 नंबर पर, और जब एक ही स्थान पर बनेगा तो ये वाला जो आकृति है ये वस्तु के समान होगा, जो उल्टा होगा, वास्तविक होगा। क्लियर। तो यहां धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहां वस्तु के समान होगा। अब इसके इधर जितनी आकृतियां बनेगी सब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, याद रखिएगा। अब वस्तु के समान हो जाएगा जब वक्रता केंद्र पर होगा, और उसके बाद वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होगा। तो अब आगे चलेंगे, जब 4 नंबर पे, यानी वस्तु को जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आप रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। यह देखने से भी लग रहा है आपको बड़ा होते जा रहा है। फिर जब 5 नंबर पर आप वस्तु को रखते हैं, 5 नंबर पर ध्यान से देखिए, जब 5 नंबर पर रखते हैं तो यहाँ पर रखिएगा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और यह वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा होगा। आप इसको ध्यान से देखिए, आप समझ जाइएगा यह। और 6 नंबर वाला उधर बनेगा, जो सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब इसको नोट्स बना लीजिए, और एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन ट्रिक्स है। अब आगे हम लोग अवतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो चलते हैं आगे टॉपिक्स पे। चलिए बच्चों, अवतल दर्पण का कुछ यूज यानी प्रयोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे टॉर्च, आप देखे होंगे पहले ज़माने में एक टॉर्च चलता था जो अब नहीं चलता है। ध्यान से देखिए, यहाँ स्विच है, ये टॉर्च है, यहाँ बैटरी लगती थी, यहाँ पर एक बल्ब लगा जाता था। ध्यान से देखिए, ये एक बल्ब होता था, यहाँ से रोशनी देता था। अगर आप, और यहाँ पर एक ग्लास के समान एक शीशा लगता था, ग्लास के समान ऐसे देखिए, ऊपर वाला शीशा नहीं, जो ऊपर में रहता है वो नहीं, एक ग्लास होता था ऐसे कटोरा की तरह घुमा हुआ। अगर ये निकाल देंगे तो यह टॉर्च रोशनी को नहीं फेंक पाएगा। तो याद रखिए, इस तरह से घुमा हुआ एक प्लेट होता था और इस पर ऐसे ऐसे करके, और यहाँ से टॉर्च ऐसे घुमा रहता था। इसके आगे शीशा होता था, शीशा नहीं, ये तो प्लेन शीशा है, सिंपल शीशा है, ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो इस तरह से घुमा हुआ पार्ट रहता था, इसी को कहते हैं अवतल दर्पण। और इसके बिना टॉर्च प्रकाश को फोकस नहीं कर पाएगा।
तो याद रखिए टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, जो गाड़ी घोड़ा का हेडलाइट होता है उस हेडलाइट में भी जो आपका लाइट होता है, इतना बड़ा अगर हेडलाइट है, यहाँ अगर बल्ब लगा है तो वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सामने में तो एक सिंपल सा शीशा रहता है जो प्रकाश ये बल्ब की रक्षा करता है, लेकिन इसके पीछे ऐसे गोल और इसी दर्पण के बीच में छेद होकर के बल्ब को निकाला जाता है। तो हेडलाइट का जो ये वाला घुमा हुआ भाग होता है उसी में अवतल दर्पण की आवश्यकता होती है। ये क्या करता है, प्रकाश को इस तरह से फैलाता है, चारों तरफ से फैला देता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से उसके बाद सेविंग दर्पण में भी आप इस तरह से इसका प्रयोग होता है ताकि दाढ़ी बढ़िया से दिखे। उसके बाद दंत चिकित्सकों के दांत में, दंत जो विशेषज्ञ होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं दांत के, देखिएगा कि एक छोटा सा शीशा ऐसे लगा हुआ रहता है और वो मुंह में लगा करके ऐसे देखता है, वो रोशनी को फोकस करके दांतों को देखता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वो रोशनी को केंद्रित करता है। तो इस तरह से दंत विशेषज्ञों को दांत देखने में इसका प्रयोग होता है। सौर भट्टियों में आप देखते होंगे कि आजकल जो है एक सौर भट्टी यानी कि एक ऐसा कुकर आया है जो सूर्य के रोशनी से काम करता है। तो सूर्य के रोशनी वाला जो कुकर होता है उस वैसे मशीन या वैसे यंत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वो अवतल दर्पण क्या करता है, वो अवतल दर्पण क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिएगा सोलर कुकर में हमने इन सब चीज़ों की चर्चा यहाँ पर कर दिया। तो जहाँ भी किसी भी एग्जाम में अगर ये सब पूछे कि टॉर्च में या सर्च लाइट में, हेडलाइट में, सेविंग लोशन यानी ये सब वगैरह वगैरह में, सौर भट्टियों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे अवतल दर्पण का। तो हमने मुख्य अवतल दर्पण में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पर हमने आज चर्चा कर लिया है। आगे हम लोग का उत्तल दर्पण रहेगा और साथ ही साथ उत्तल और अवतल से रिलेटेड जो नॉमरिकल होता है उसको हम लोग एक जगह करेंगे। हो सकता है अगर ऐसा संभव हो तो अगले ही क्लास में जब हम लोग उत्तल दर्पण पढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण में ही नॉमरिकल के कुछ पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। इसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेंस है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और इसको करते हुए सिलसिलेवार तरीके से हम इस चैप्टर को आगे लेकर के बढ़ेंगे। तब तक अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।